नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हिजबुल्लाह की धमकी पर। हमास के समर्थक हिजबुल्लाह ने इजरायल को सबसे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन दोपहर 3 बजे तक अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी हिजबुल्लाह ने इजरायल को कुछ ही घंटे की मोहलत दी है ताकि वो गाजा पर हमले रोक दे, और जुमे के दिन 3 बजे तक अगर उसने हमले नहीं रोके तो हिजबुल्लाह उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके पहले ही इजरायल के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं और अब तो उसने इजरायल की सेना को खुली चेतावनी दे दी। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान से। जावेद, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, कल दोपहर 3 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक करीब 6:30 बजे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की बड़ी स्पीच होने वाली है। पूरा लेबनान और लेबनान के साथ साथ इजरायल और फिलिस्तीन इस स्पीच का इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या बोलेंगे, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि कल दोपहर 3 बजे तक गाजा में वॉर को रोक दे इजरायल, वरना बहुत बुरे अंजाम उसके होंगे। आपको बता दें कि हसन नसरुल्लाह क्या स्पीच हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से दी जाती है, पूरा लेबनान इसका इंतजार कर रहा है, और उसके बाद दक्षिणी लेबनान में आगे युद्ध की चीजें तय होंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण स्पीच हसन नसरुल्लाह की होने वाली है कल। जी, और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी धमकी को हल्के में लेने की भूल इजरायल को भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह दिए गए वक्त में हमला नहीं रोकने पर इजरायल पर भीषण हमला बोल सकता है, जैसा कि वो पिछले कई दिनों से कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल की सेना की नाक में दम कर रखा है। लेबनान से लगी सीमा पिछले कई दिनों से बमों और रॉकेटों के धमाकों से गूंज रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के टैंकों को ढेर करने के भी दावे किए, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी वो इजरायल के पसीने छुड़ा सकती है। हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे कह दिया कि जुमे के दिन 3 बजे तक इजरायल गाजा पर हमले रोक दे। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो इजरायल को अब तक की सबसे बड़ी चोट का सामना करना पड़ सकता है। यानी इजरायल ने हिजबुल्लाह की बात नहीं मानी तो कुछ ही घंटों बाद उसे 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने न केवल हमास से कहीं बड़ा संगठन है, बल्कि उसे ईरान का पूरा समर्थन मिलने का दावा भी किया जाता है। माना तो यह भी जाता है कि ईरान के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद हैं, हिजबुल्लाह उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में इजरायल के खिलाफ उतर गया तो उससे निपट पाना इजरायल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। इसी वजह से लेबनान की सीमा पर चल रही लड़ाई के बाद भी इजरायल ने कभी खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही अपनी दक्षिणी सीमा पर हमास से जंग में उलझा हुआ है। और अगर इजरायल ने उत्तरी सीमा पर भी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध छेड़ दिया तो उसकी सेना 2 पार्टों के बीच पिस सकती है, क्योंकि हमास जैसे संगठन को इजरायल कुछ महीनों में खत्म कर भी सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह से इजरायल उलझा तो फिर वो जंग कब खत्म होगी इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। हालांकि इजरायल ने अपनी सेना की काफी बड़ी संख्या लेबनान की सीमा पर तैनात कर रखी है, जिसमें भारी हथियारों के साथ सैकड़ों सैनिक तो मौजूद हैं ही, उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने भी वहां मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन इसके बाद भी इजरायल हिजबुल्लाह के खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी सेना पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के लड़ाकू विमान को ही निशाना बना डाला। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा के अंदर से उसके लड़ाकू विमान पर एक मिसाइल दाग दी। हालांकि इजरायल का लड़ाकू विमान इस हमले में बच गया, जिसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस ठिकाने पर भारी गोलाबारी करने का दावा किया जहां से मिसाइल छोड़ी गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी इजरायल ने नहीं दी कि उसके हमले में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान उठाना पड़ा, और इस बार तो कुछ बड़ा होने का खतरा है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा। क्योंकि इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजरायल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा और इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। द टाइम्स ऑफ इजरायल ने जानकारी दी कि हसन नसरुल्लाह दोपहर में टेलीविजन पर अपना बयान देगा। वैसे इजरायल के मीडिया ने बताया कि जिस कार्यक्रम में नसरुल्लाह बोलेगा वो यरूशलेम में मारे गए मुस्लिम समुदाय के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ बोलने वाला है। और उसके बयान की एक-एक लाइन पर इजरायल की नजरें रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमास से जंग के दौरान ही उत्तरी इजरायल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। इसके बाद उत्तरी इजरायल में भी जंग का माहौल बनने लगा।
क्योंकि वहां भी गोलीबारी शुरू हो गई और इन सब के बीच वो शुक्रवार यानी जुमे का दिन आ गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ दिन पहले भी ये जानकारी दी थी और ऐसे समय में हसन नसरल्लाह के भाषण के बारे में बताया था जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारा था, जिसके बाद लगा कि इजराइल की दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू होने वाली है। और द टाइम्स ऑफ इजराइल ने उसी दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाषण से जुड़ी जानकारी दे दी थी और बता दिया था कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिजबुल्लाह चीफ कुछ बड़ा और खतरनाक ऐलान कर सकता है, जिससे हमास से जंग लड़ रहे इजराइल की सांसें थम सकती हैं। यही नहीं, नसरल्लाह के भाषण का लेबनान के लोग भी सांस रोके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे तय हो जाएगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू होगी या नहीं, और अगर शुरू होगी तो उसका वक्त क्या होगा। मतलब यह कि इस बार का शुक्रवार इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, क्योंकि इसी दिन इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है और ईरान लगातार इजराइल को गाजा में जंग रोकने के लिए युद्ध के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहा है। और इसी बीच अमेरिका और सऊदी अरब पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने वाला हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा। यानी ईरान के इशारे पर काम करने वाले हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड पश्चिम एशिया में कुछ नया गेम खेल सकता है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने साल 2020 में एक इंटरव्यू में अमेरिका और सऊदी अरब पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें उसने यमन में चल रही हूथी लड़ाकों की लड़ाई का भी जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह ने यह तक कह दिया था कि इस काम में अमेरिका और सऊदी अरब इजराइल का इस्तेमाल करने वाले थे और आरोप लगाया था कि अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर इजराइल हसन नसरुल्लाह की हत्या करने वाला था, जिसका मतलब ये कि हसन नसरुल्लाह सालों से इजराइल से दुश्मनी निकालने के चक्कर में है। और हमास के इजराइल पर हमले ने तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के हाथ में मौका भी दे दिया। हालांकि सारी तस्वीर उसके भाषण के बाद साफ होगी और तभी पता चलेगा कि आखिरकार पश्चिम एशिया में हिजबुल्लाह चीफ कौन सी खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उत्तरी इजराइल में गोलीबारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और इसी बीच शुक्रवार का दिन भी करीब आ गया, क्योंकि इजराइल के मीडिया का दावा है कि लेबनान के लोग इस दिन का सांसें रोककर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्हें पता चला है कि हिजबुल्लाह चीफ जंग के दौरान पहली बार भाषण देगा, वो इसके इंतजार में है, क्योंकि इससे इजराइल और लेबनान के आगे के भविष्य का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के समर्थकों का मानना है कि उसके भाषण के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग शुरू हो सकती है, यानी हमास से जूझ रहे इजराइल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती है। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा और इस खबर ने इजराइल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरुल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी, या यूं कहें कि तैयारी हो चुकी है। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर बम फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निकालने का इससे बड़ा मौका उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पहले भी अमेरिका से खुलकर दुश्मनी जता चुका है और इस बार तो मौका खुद चलकर उसके पास आया है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ही था जिसने 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अपने लड़ाकों को अमेरिकी सेना पर हमले का आदेश दे दिया था। और अब तो पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि गाजा पर हमले के बाद उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि हमास के अंत के नाम पर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए कि हजारों मासूम लोगों की जान चली गई, जिससे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका पर भड़क गए। दुनिया दो टुकड़ों में बंटती दिखी, क्योंकि ईरान ने मुस्लिम देशों के गुस्से की आग में घी डाल दिया। रही से एक कसर उसने हमास और हिजबुल्लाह के जरिए पूरी कर दी। 7 अक्टूबर के बाद तो कोई भी शुक्रवार ऐसा नहीं बीता जब हमास ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील न की हो, जिसके हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल ने खुद अपील की थी और मुस्लिम समुदाय से कहा था कि अरब की सड़कों और उन शहरों के चौराहों पर उन्हें कब्जा कर लेना चाहिए जहां मुस्लिम आबादी रहती है। यही नहीं, हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल ने शुक्रवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास भी प्रदर्शन बुलाया था। यानी हर शुक्रवार को हमास इजराइल को चेतावनी देता है, क्योंकि हमास का कहना है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले नहीं रुकेंगे।
क्योंकि इसराइल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इसराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है और इसीलिए उस शुक्रवार को इसराइल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है और अब तो हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर इसराइल पर बड़ा वार होने का खतरा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्ला के अलावा हूथी लड़ाके भी इसराइल को धमका रहे हैं। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हूथी लड़ाकों पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि हूथी भी शिया है और हिजबुल्लाह भी शिया। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम एशिया में लड़ाई यहूदी और मुस्लिम के बीच होती दिख रही है और इसीलिए इसराइल और अमेरिका परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जुमे की दोपहर अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भाषण देने वाला है। बड़ी खबर आई हमास के चीफ इस्माइल हानिया से जुड़ी। खबर है कि इस्माइल हानिया ने एक वीडियो जारी कर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी है। उस वीडियो में हानिया ने कसम खाई है कि इस जंग में हमास के लड़ाके इसराइल की ताकतवर सेना को हराकर ही दम देंगे। मतलब उसने दो टूक कह दिया कि उसके लड़ाके किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं। यही नहीं, हमास के मुखिया ने अपने वीडियो के जरिए इसराइल पर एक बार फिर गाजा पट्टी में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि हमास को खत्म करने की आड़ में इसराइल फिलिस्तीन के लोगों का गाजा पट्टी से नामो निशान मिटा देना चाहता है, जिसके लिए वो गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों पर आसमान से बम, रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है ताकि हमास का सफाया किया जा सके। लेकिन इस चरमपंथी संगठन के चीफ इस्माइल हानिया का दावा है कि इसराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास ने इसराइल को घुटनों पर लाने की बड़ी तैयारी कर रखी है। इस्माइल हानिया का दावा है कि अगर इजरायली सेना गाजा पट्टी में मौजूद उसके गढ़ में दाखिल हुई तो वहां से इसराइल का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। मतलब हमास के मुखिया ने सीधे सीधे इसराइल की ताकतवर सेना को ललकार दिया। जंग के करीब 4 हफ्ते बाद बाकायदा उसने एक वीडियो जारी कर 7 अक्टूबर को हुए हमले को हमास की जीत बताया। वमन यक़िफ़ु मिन वराइह अन्न मुहावलातिकुम अल-बाइस लित-तग़तियति अला फशलिकुम। यही नहीं, उसने वीडियो के जरिए ये ऐलान किया कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में गाजा पट्टी से हमास को खत्म नहीं कर पाएंगे और उन्हें वहां हार का मुंह देखना होगा। क्योंकि इस्माइल हानिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इसराइल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी। हालांकि इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हानिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल के अंधाधुंध हमलों की वजह से हमास के गाजा पट्टी में पैर उखड़ने लगे हैं और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। और तो और इसराइल ढूंढ ढूंढ कर उसके बड़े कमांडरों को भी ठिकाने लगाने में जुटा है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया ने वीडियो जारी कर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। मतलब हानिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाजा पट्टी में हमास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमास के लड़ाके लगातार इसराइल की सेना के आगे सीना तान कर खड़े हैं और उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जबकि इसराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद जबालिया इलाके के पश्चिमी हिस्से पर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका है। मतलब इसराइल की सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। लेकिन इस्माइल हानिया ने इसराइल के इस दावे को नकार दिया। उसने अपने वीडियो में यह दावा किया कि हमास के तगड़े पलटवार की वजह से इसराइल का जमीनी आक्रमण लड़खड़ा रहा है। वीडियो में उसने बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में मौजूद बेगुनाह लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। वल्यौम इज़ उईद फत्ह मअबर रफ़ह जुज़इयन फ़इन्नना नुअक्किद अला ज़रूरत इस्तिमरार अमल अल-मअबर। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि इसराइल का मकसद गाजा पट्टी से सिर्फ हमास को मिटाना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद इस पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने का है। और उसका आरोप है कि इसी वजह से इसराइल हमास का नामो निशान मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिटाने पर तुला है। इस्माइल हानिया का यह वीडियो पश्चिम एशिया के देश कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की तरफ से जारी किया गया और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया कतर में छिपा है और वो वहीं से हमास और इसराइल के खिलाफ चल रही जंग पर नजर बनाए हुए है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक
हमास पर पूरी तरह इस्माइल हानिया का कंट्रोल है और वो कतर की राजधानी दोहा में पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ छुपा हुआ है। और आरोप है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग इस्माइल हानिया ने इस चरमपंथी संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता यहिया सिनवार के साथ मिलकर की थी। और इन दोनों के ही इशारे पर इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां मौत का तांडव किया था। हालात ये थे कि 7 अक्टूबर को इजराइल में कुछ ही घंटों के अंदर शवों का अंबार लग गया था। इजराइल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। और उसी दिन से इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। लेकिन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का दावा है कि जंग में इजराइल की सेना बुरी तरह हार रही है, जिसे छिपाने के लिए इजराइल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और इसके लिए वो निहत्थे लोगों पर बमबारी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, जिससे गाजा पट्टी में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अपने वीडियो में इस्माइल हानिया ने गाजा पट्टी के मौजूदा हालात का जिक्र किया। उसने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की तरफ से की गई घेरेबंदी की वजह से गाजा पट्टी में भयानक मानवीय संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा पट्टी की सप्लाई चेन ही तोड़ दी, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के पास न खाना है और न ही पीने के लिए पानी। हानिया का आरोप है कि इजराइल ने वहां के ज्यादातर अस्पतालों को तबाह कर दिया, जिससे घायल लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। वीडियो में हानिया ने दावा किया कि जंग से पहले गाजा पट्टी की आबादी 23 लाख थी, लेकिन इजराइल के हमले के बाद आधे से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं और जो बचे हैं उन पर हवाई हमलों में मारे जाने का खतरा मंडरा रहा है। और इसी वजह से इस्माइल हानिया ने अपने वीडियो में मुस्लिम देशों और अरब देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने की अपील की, ताकि इजराइल पर दबाव बनाकर गाजा पट्टी पर हवाई हमलों को रोका जा सके। लेकिन हमास की परेशानी यह है कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कई बार ये साफ कर चुका है कि जब तक हमास का आखिरी लड़ाका मारा नहीं जाता, तब तक गाजा पट्टी पर न तो हवाई हमले रुकेंगे और न ही उसका जमीनी अभियान थमेगा। मतलब इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान चुका है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जो अपने जंगी जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात करने के साथ साथ उसे लगातार घातक हथियारों की खेप भी भेज रहा है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में घुसकर हमास के एक एक ठिकाने और उसके लड़ाकों को खत्म करने के बाद ही दम लेगा। इसीलिए अपने वीडियो में हानिया ने मुस्लिम देशों और अरब देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, ताकि किसी भी सूरत में इजराइल को रोका जा सके। इजराइल के मीडिया का दावा है कि इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में अपने साथियों के साथ बैठकर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी एक एक खबर को टीवी पर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि इजराइल की जमीन को हमास के लड़ाके यहूदियों के खून से लाल कर रहे थे। इजराइल की मीडिया का दावा है कि उस खूनी मंजर को देखकर हानिया ने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था। मतलब कतर में बैठकर ही इस्माइल हानिया ने इजराइल को दहलाने की साजिश रची थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी के एक रेफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर हानिया का जन्म हुआ था। रिफ्यूजी कैंप में खोले गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की थी। बाद में उसने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलते ही 1987 में इस्माइल हानिया चरमपंथी संगठन हमास से जुड़ गया था। ये वही साल था जब गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विद्रोह में हिस्सा लेने के लिए इजराइल ने हानिया को गिरफ्तार किया और वो पहली बार 18 दिन के लिए जेल गया था। एक साल बाद उसे एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और उस बार उसे 6 महीने की जेल हुई। 1989 में तीसरी बार इस्माइल हानिया को इजराइल ने गिरफ्तार किया था और उस दौरान उसे 3 साल तक जेल में रहना पड़ा था। लेकिन दावा किया जाता है कि ये 3 साल हानिया के लिए काफी अहम साबित हुए, क्योंकि जब हानिया को छोड़ा गया तो उसे हमास के कई बड़े नेताओं के साथ लेबनान भेज दिया गया था। उसी दौरान उसने हमास को और करीब से जाना। एक साल बाद जब वो गाजा पट्टी लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा का प्रमुख बना दिया गया था। और आरोप है कि उस दौरान हानिया ने कई छात्रों को इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया था, जिससे हमास में लड़ाकों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। बाद में इस्माइल हानिया को इस चरमपंथी संगठन के संस्थापक शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी बना दिया गया। दावा किया जाता है कि अपने तेज दिमाग से उसने यासीन को प्रभावित किया, जिसके बाद यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा था। पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक 6 सितंबर 2003 को इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के एक गुप्त ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया था, जहां हमास के तमाम बड़े नेता और कमांडर बैठक कर रहे थे। उस दौरान वहां हमास का चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानिया भी था। तभी वहां इजराइल की सेना की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया था, जिसका मकसद हमास के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ मार गिराने का था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में हमास के सारे नेता जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से हिल तक नहीं पाया था
और दावा है कि उसकी मदद के लिए हानिया भी वहीं डटा रहा था और उसने अपनी सूझबूझ से उस वक्त के हमास के चीफ यासीन की जान बचा ली थी। माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही हानिया हीरो बन गया। हालांकि इसके कुछ महीने बाद ही इजरायली सेना के एक हमले में शेख अहमद यासीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद हानिया का हमास में प्रभाव बढ़ता चला गया। 2006 में हमास ने फिलिस्तीन में इस्माइल हानिया की अगुवाई में चुनाव लड़ा और फतह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। बाद में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बना दिया था। हालांकि 2007 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हानिया को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन हानिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। और तो और वो वहीं से अपनी सरकार भी चला रहा था, जिसके बाद 2013 में उसे हमास का डिप्टी चीफ बना दिया गया। इसके 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे इस चरमपंथी संगठन का चीफ बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की कमान संभालने के बाद हानिया पहली बार 2019 में गाजा पट्टी से बाहर गया था और उस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की थी। लेकिन दावा है कि फरवरी 2020 में हानिया को मिस्र ने गाजा पट्टी लौटने से रोक दिया था और तभी से हानिया पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा। दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है जिसे कतर की सरकार सुरक्षा देती है। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास $4 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गाजा में कई संपत्तियों के अलावा कतर और अरब देशों में उसके कई होटल हैं जिन्हें उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। बड़ी खबर आई इजराइल पर हमले की। इजराइल पर हमले तेज करने की कसम खाने के अगले ही दिन यमन के हूथी विद्रोहियों ने उस पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल के एक आध नहीं बल्कि कई ठिकानों पर ड्रोन गिराए और वो ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में कामयाब रहे। हूथी लड़ाके सीधा ऐलान कर चुके हैं कि वो तब तक इजराइल पर वार करते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन जीत नहीं जाता। इसी वजह से इजराइल के गाजा पर हमले शुरू करने के बाद से हूथी विद्रोही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें गिरा रहे हैं और उसी कड़ी में हूथी लड़ाकों ने चौथी बार इजराइल पर धावा बोल दिया और तो और इजराइल पर अपने हमलों का सबूत पेश करने के लिए यमन के विद्रोहियों ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलें ताबड़तोड़ लॉन्च होती दिखी। मिसाइलें खत्म हुई तो धड़ाधड़ ड्रोन चलने शुरू हो गए। लॉन्च साइट पर हूथी लड़ाकों ने यमन के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा दिखाकर उसके लिए अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करने की कोशिश की, क्योंकि इजराइल के हमास से जंग के ऐलान के बाद हूथी विद्रोहियों ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में कूदा तो यमन से भी इजराइल पर वार होंगे। अमेरिका ने इजराइल का हौसला बढ़ाने के साथ उसे हथियार तक दे दिए, इसलिए हूथी लड़ाके भी मैदान में उतर आए। हूथी विद्रोहियों ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि ये वो मिसाइलें और ड्रोन हैं जिन्होंने इजराइल से गाजा का बदला ले डाला। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि ये वीडियो उनके इजराइल पर पहले हमले का है, दूसरे का या तीसरे का। लेकिन हूथी लड़ाकों के वीडियो पर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें गिराने का वीडियो जारी किया तो इजराइल ने उन्हें मार गिराने का वीडियो पेश कर दिया, ताकि यमन के लड़ाकों को दिखाया जा सके कि इजराइल की ताकत के आगे वो पस्त हैं। इजराइल के जारी किए वीडियो में उसकी सेना हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों के परखचे उड़ाती नजर आई। वीडियो में इजराइल का एक F-35I फाइटर जेट यमन से चली मिसाइल को ढेर करता दिखा, मगर अपने वीडियो को जारी करने के साथ हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर ड्रोनों की बारिश भी कर दी और दो टूक कह दिया कि जब तक गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक इजराइल पर हूथी हमले करते रहेंगे। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उनके ड्रोन अटैक ने इजराइल के एलट शहर के भी आगे तक तबाही मचाई। एलट शहर लाल सागर के किनारे पर है, जहां इजराइल का बंदरगाह भी है। मगर सबसे अहम बात यह है कि इजराइल ने अब तक इस चौथे हमले पर कुछ नहीं कहा है, जबकि हूथी लड़ाकों के पिछले हमलों को लेकर वो ताल ठोक कर उन्हें नाकाम करने का दावा कर चुका है। ताजा ड्रोन अटैक से ठीक एक दिन पहले भी इजराइल पर यमन से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें चली थी। तब इजराइल ने एक बैलिस्टिक और 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का बयान जारी किया था, मगर इस ड्रोन अटैक पर इजराइल ने कोई बयान जारी नहीं किया। इसलिए इजराइल की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही, मगर इजराइल के एक्शन ने उसके इरादे जता दिए। इजराइल ने एलट शहर में लाल सागर में अपनी मिसाइल बोट ही तैनात कर दी, क्योंकि यमन से हवाई हमले इसी शहर को निशाना बना रहे हैं। खुद अमेरिका के जंगी जहाज भी लाल सागर में तैनात हैं, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ही हूथी विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया था। वैसे तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम यमन से चलने वाली मिसाइलों को धूल चटाने में माहिर हैं, मगर फिर भी इजराइल कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने पानी में भी अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली। लेकिन इजराइल और हूथी लड़ाकों की इस लड़ाई में सऊदी अरब फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल तो हूथी विद्रोहियों की शुरुआत से दुश्मन, उनका नारा ही इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद है। इसलिए हूथी लड़ाके हमास के खिलाफ जंग को इस्लाम के खिलाफ लड़ाई कह रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही बात सऊदी अरब को परेशान करने वाली है।
क्योंकि सऊदी अरब खुद एक बड़ा मुस्लिम देश है जो खुद को दुनिया के कोने कोने में बसे मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश करता है। लेकिन जब से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं और अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है, तब से सऊदी अरब के लिए ये मसला पेचीदा हो गया। और अब हूथी विद्रोहियों की सीन में एंट्री ने सऊदी अरब की मुसीबत और बढ़ा दी है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी है, लेकिन अमेरिका के दूसरे दोस्त इजराइल को वो देश मानता ही नहीं। रही बात यमन की, तो जिन हूथी विद्रोहियों ने 9 साल पहले राजधानी सना पर कब्जा किया था, वो शिया हैं और उनके पीछे ईरान खड़ा है, जो कि खुद एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि यमन का पड़ोसी सऊदी अरब सुन्नी मुसलमान है। ऐसे में वो अपने पड़ोस में ईरान के समर्थन वाले शिया विद्रोहियों का राज कैसे देख लेता? इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। इस वजह से सऊदी अरब और हूथी लड़ाके एक दूसरे के दुश्मन हैं। सऊदी अरब के लिए संकट यह है कि वो हूथी लड़ाकों के साथ खड़ा हो नहीं सकता और इजराइल के साथ दिखकर वो अपनी थू-थू नहीं करवा सकता। बड़ी खबर आई गाजा के जबालिया में लगातार दूसरे दिन हुए हमलों से जुड़ी हुई। इजराइल ने एक बार फिर जबालिया में भीषण हमले किए, जिससे वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंच गई। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में उसने हमास के कमांडर समेत कई लड़ाके ढेर कर दिए, जबकि हमास ने दावा किया कि इन हमलों में सिर्फ आम नागरिक मारे गए, क्योंकि इजराइल जिस जगह हमला कर रहा है वहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है और जंग शुरू होने के बाद वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली थी और इसीलिए वहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि इजराइल की सेना ने एक बार फिर उसी जगह को निशाना बनाया जहां एक दिन पहले उसने भयंकर तबाही मचाई थी। और जबालिया के लोग उस हमले से संभल भी नहीं पाए थे कि उन पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश हो गई। यह हमला भी जबालिया शरणार्थी शिविर के आसपास के इलाकों को टारगेट कर किया गया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की, जिसमें कई लड़ाके मारे गए, लेकिन हमास ने इसे गलत बताया और दावा किया कि इजराइल ने एक बार फिर बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान ले ली। इस बीच जबालिया शरणार्थी शिविर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे में दबे लोगों को निकालते दिखाई दिए। इस दौरान जो गंभीर रूप से घायल मिले, उन्हें लोगों ने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जहां लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, वहां घायलों को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी तरह की तस्वीरें जबालिया के दूसरे इलाकों से भी सामने आई, क्योंकि हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने जबालिया शरणार्थी शिविर पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसने जबालिया में तबाही की रही सही कसर भी पूरी कर दी, क्योंकि ये हमले एक दिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। इस दौरान जहां भी मिसाइलें गिरी, उसके आसपास की इमारतों के परखचे उड़ गए। इस बार जमीन में और भी गहरे गड्ढे नजर आए। ऐसा लगा जैसे पूरे इलाका ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया हो। इन हमलों में मरने वालों और घायलों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि रेस्क्यू में जुटे लोगों को ठहरने तक का मौका नहीं मिल पाया। कुछ जगहों पर इमारतों में आग की लपटें और धुएं का गुबार घंटों तक उठता दिखाई दिया। इजराइल ने ये हमले एक बार फिर उस जगह किए जहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है और जंग की शुरुआत के बाद से हजारों लोगों ने वहां शरण ले रखी है। लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया कि शरणार्थी शिविर की आड़ में हमास के लड़ाकों ने वहां अपने कई ठिकाने बना रखे थे और इसीलिए जबालिया में हुए इन भीषण हमलों ने गाजा की हालत और खराब कर दी। इजराइल ने जिस जबालिया कैंप को दूसरी बार तबाह करने का दावा किया, वो उत्तरी गाजा में बसा है, जहां इजराइल ने फिर हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए आसमान से कई बम और मिसाइलें बरसाईं। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बने जबालिया शरणार्थी कैंप पर की गई बमबारी में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है, जो करीब 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। जानकारी के मुताबिक हमले से पहले वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ले रखी थी और उन लोगों को यकीन था कि इजराइल वहां हमला नहीं करेगा। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के पीछे पड़ी इजराइल की सेना ने वहां भयंकर तबाही मचा दी। हालांकि इजराइल ने जंग की शुरुआत में ही गाजा के उत्तरी हिस्से से लोगों को दक्षिण में जाने की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि वो लगातार उत्तरी हिस्से में ही हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इजराइल का दावा है कि इन हमलों में हमास की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगें भी तबाह हो रही हैं। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन उन ठिकानों के नीचे बनी सुरंगों का जाल भी उन हमलों की चपेट में आ गया, जिसका असर उन सुरंगों के ऊपर बनी कई दूसरी इमारतों पर भी पड़ा और वो भी एक एक कर ढह गईं। इजराइल के मुताबिक इसी वजह से जबालिया कैंप पर हुए हमले में इतनी बड़ी तबाही हुई। उसका आरोप है कि जबालिया में जो नुकसान हुआ वो हमास की ही एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ, क्योंकि माना जाता है कि हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ऐसे में किसी एक इमारत पर हमला होने से दूसरी इमारतों के भी गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही इजरायली सेना के निशाने पर हमास की सुरंगें भी हैं, क्योंकि अगर उन्हें तबाह कर दिया गया तो हमास की ताकत आधी रह जाएगी, जिसकी वजह से गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंच चुका है।
इसराइल के लगातार हमलों से वहां की सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। और सबसे बुरा हाल तो गाजा के अस्पतालों का है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार हमलों में घायल हुए लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां इलाज के लिए जरूरी चीजों की भारी किल्लत। लेकिन सीमाएं सील होने की वजह से इजराइल की तरफ से गाजा को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मिस्र ने भी गाजा के नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, जिससे वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के अस्पतालों में ईंधन की भारी कमी है और वहां सिर्फ कुछ ही दिनों का ईंधन बचा है। ऐसे में जल्द ही अस्पतालों को मदद नहीं मिली तो मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। इजराइल ने पहले ही गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद से वहां के अस्पताल जनरेटर के भरोसे हैं। और इसी वजह से दुनिया के कई देश इजराइल पर जंग खत्म करने का दबाव भी बना रहे हैं। इस लिस्ट में दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना का भी नाम जुड़ गया, जिसने गाजा में इजराइल के हमलों की आलोचना की। और अर्जेंटीना ने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों के लिए भी इजराइल को घेर लिया। उसके मुताबिक इजराइल की सेना ने इस शिविर पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। उसने गाजा में इजराइल के हमलों को तुरंत रोकने की भी मांग की। अर्जेंटीना वो देश है जहां पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा यहूदी समुदाय के लोगों की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद उसने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की याद दिलाकर इस जंग को खत्म करने की अपील की। हालांकि इसके साथ ही अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने बंधकों का भी मुद्दा उठाया और हमास से सभी बंधकों को छोड़ने की मांग कर दी। और अर्जेंटीना से पहले दक्षिण अमेरिका के कई दूसरे देश भी इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जता चुके हैं। एक दिन पहले ही बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान किया और उसने भी गाजा में हमलों को रोकने की मांग की। एक दिन पहले बोलिविया ने इजराइल से अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे, जिसके बाद दक्षिण अमेरिका के दो और देशों कोलंबिया और चिली ने भी इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। यही नहीं, पेरू और मेक्सिको भी जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। यानी दक्षिण अमेरिका में उन देशों की तादाद बढ़ती जा रही है जो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी मांग है कि गाजा में आम लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए इजराइल इस जंग को खत्म कर दे। हालांकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक सीज फायर का मतलब होगा हमास के लड़ाकों के सामने सरेंडर करना। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, गाजा के अल शाती कैंप से इजराइल की सेना ने अल शाती कैंप के ऊपर पर्चे गिराकर लोगों को वहां से हट जाने की चेतावनी दी है। उसने गाजा के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह खाली करने की धमकी दी है। इसका मतलब है कि इजराइल किसी भी वक्त वहां भीषण हमला कर सकता है और जबालिया शरणार्थी शिविर की तरह उस कैंप में भी भयंकर तबाही मच सकती है, क्योंकि इजराइल ने जो पर्चे गिराए हैं उनके जरिए उसने साफ कर दिया है कि इसके बाद वहां कोई संदेश नहीं भेजा जाएगा और वहां अब सिर्फ कार्रवाई होगी। जबकि अल शाती कैंप में कई फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। नीरज, तो अब अगला हमला वहां पर है, अल शाती कैंप पर। जी किशोर, देखिए यहाँ के शरणार्थियों के लिए ऊपर से पर्चियां आईडीएफ की तरफ से फेंकी गई और ये कहा गया है कि आप अपने शिविर को छोड़ दें, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हमला आईडीएफ की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ आतंकवादी के लोकेशन का पता चला। इससे पहले आपको याद होगा जबालिया शिविर पर हमला किया था हमास ने, और दूसरे देशों की तरफ से भी इस तरह के दावे किए गए थे कि लगातार नागरिकों के ठिकाने पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल का दावा था कि वहाँ आतंकवादी ढेर हुआ है। तो ये जो कैंप है, शक्ति कैंप जिसे कहते हैं, वो गाजा सिटी के बगल में भूमध्य सागर के करीब है। और उत्तर से जब आप दक्षिण गाजा की तरफ बढ़ते हैं तो जबालिया पहले आता है और दूसरा जो कैंप आता है वो यही कैंप आता है। और उधर गाजा में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन के बीच हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर इजराइल के सैनिक भी खौफ से भर गए होंगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाके इजराइल की फौज पर आसमान से बम गिराते दिखाई दिए। और बम जैसे ही जमीन पर गिरा, इजराइल के सैनिकों में भगदड़ मच गई। नेतन्याहू की सेना को कुछ समझ ही नहीं आया कि 5 सेकंड के अंदर ही उनके ऊपर आसमान से हमला कैसे हो गया। हमास की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में गाजा में इजराइल के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। सब कुछ उनके लिए ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से हमास ने उन पर बम गिरा दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने को मजबूर हो गए। हमास ने इस वीडियो को जारी कर यह दिखाया कि वो भी इजराइल की सेना पर आसमान से हमले करने में पीछे नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल की सेना गाजा में आसमान से जोरदार हमले कर रही है, लेकिन अब उसके सैनिक गाजा के अंदर घुसकर भी हमास पर हमले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इजराइल के सैनिकों ने गाजा में घुसते ही हमास के ठिकानों पर ऐसे हमले किए कि उनके कई ठिकाने तबाह हो गए। जमीनी ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के ऊपर हुए हमले से इजराइल का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और इसीलिए इजराइल के सैनिकों को सिर्फ हमास के लड़ाकों की मौत ही दिखाई दे रही है। वो उनके खून के ऐसे प्यासे हैं कि बमों की बारिश करने के साथ ही जमीन पर तोप से भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहे।
इसराइल का एक एक सैनिक हमास के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने के मकसद से गाजा में घुसकर हमले कर रहा है। दिन हो या रात, आसमान और जमीन दोनों जगहों से इसराइल के सैनिक हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमास से जंग शुरू होने के बाद इसराइल के हमलों में गाजा में करीब 9,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि इसराइल की सेना गाजा में कितने जोरदार हमले कर रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तब शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब इजराइल सूद समेत अपने लोगों की मौत का बदला हमास से ले रहा है और उसने गाजा में घुसकर हमास के पहले सुरक्षा घेरे को भी तहस नहस करने का दावा किया। मतलब ये कि हमास ने इजराइल के सैनिकों से बचने के लिए जो सुरक्षा घेरा तैयार किया था वो टूट गया। यानी इसराइल ने हमास के किले की पहली दीवार को तबाह कर दिया। हमास को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि आसमानी हमले के साथ ही इसराइल की फौज जमीनी ऑपरेशन भी जरूर चलाएगी, इसलिए भी उसने अपने बचाव के लिए सुरक्षा घेरे तैयार किए। लेकिन इसराइल के मुताबिक हमास के पहले सुरक्षा घेरे को भीषण हमले कर तोड़ दिया गया और अब इसराइल के जवान टैंक और खतरनाक हथियारों के साथ गाजा में हमास के ठिकानों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसराइल की सेना पहले ही आसमान से हमास के लड़ाकों को मौत बांटने से पीछे नहीं हट रही थी, लेकिन अब हमास के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसराइल का प्लान आसमान और जमीन दोनों जगहों से भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने का है। और इसीलिए हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए इसराइल की सेना ने गाजा में जंगी हेलीकॉप्टरों के अलावा खतरनाक D9 बुलडोजर का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। ये एक बख्तरबंद बुलडोजर है जिसे टेडी बेयर भी कहा जाता है और ये दुश्मनों के ठिकानों को कुछ सेकंड में ही मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। इसीलिए इसराइल की सेना ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन में D9 बुलडोजर का इस्तेमाल तेज कर दिया। इस बुलडोजर के जरिए इसराइल की सेना हमास की बारूदी सुरंगों से बचते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये बुलडोजर बख्तरबंद गाड़ी की तरह है जिस पर दुश्मन की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता। D9 बुलडोजर मशीन गन से भी लैस है, जिससे इसराइल के सैनिक गोलीबारी भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुश्किल वक्त में ये सैनिकों के छिपने के लिए तेजी से गड्ढे भी खोद सकता है और इसीलिए इसराइल की सेना ने गाजा में जमीन ऑपरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल तेज कर दिया और हमास के कई ठिकानों और उसके हथियारों को बर्बाद करने का दावा किया। इसराइल की सेना के मुताबिक उसके जवान गाजा में काफी अंदर तक घुस गए और ऐसी तबाही मचाई जिसके बारे में हमास ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसराइल की सेना के मुताबिक गाजा में घुसे उसके जवानों ने पहले हमास के ठिकानों की पहचान की, उसके बाद उन पर जोरदार हमले किए। ऐसे हमले कि हमास के ठिकाने धुआं धुआं हो गए। इसराइल की सेना के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से उसने गाजा में हमास के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, जबकि हमास के 1200 नए ठिकानों के बारे में पता लगाया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि इसराइल के सैनिकों ने बीते एक हफ्ते में हमास के कई ठिकानों के साथ साथ उसके हथियारों को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसराइल को भी ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जब तक हमास के पास हथियार हैं वो उस पर पलटवार करता रहेगा। इसीलिए इसराइल की सेना हमास के हथियारों के जखीरे को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने गाजा में हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। बताया गया कि मोहम्मद एतजार नाम का वो कमांडर हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट का मुखिया था। लेकिन इसराइल की सेना के हमले से वो बच नहीं पाया। इसराइल की फौज के मुताबिक उसने उसके ठिकाने पर इतना बड़ा हमला बोला कि उसकी मौत हो गई। इसराइल ने हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट के कमांडर मोहम्मद एतजार को मारने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जोरदार धमाका होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने सबसे पहले मोहम्मद एतजार की सटीक लोकेशन का पता लगाया और फिर बम गिराकर उसके ठिकाने समेत उसे ढेर कर दिया। दावा किया गया कि मोहम्मद एतजार ने इसराइल की सेना पर मिसाइलों से हमले किए, जिसकी वजह से इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल जंग की शुरुआत से ही ये कहता आया है कि हमास के टॉप कमांडरों को ढेर करना उसका पहला लक्ष्य है और इसी कड़ी में हमास की एंटी टैंक मिसाइलों की यूनिट के मुखिया को उसने ढेर करने का दावा किया। लेकिन खबर है कि अपने कमांडर की मौत से हमास इतना ज्यादा आग बबूला हो उठा कि उसने भी इसराइल की सेना के एक बड़े अधिकारी को मौत की नींद सुला दी। बताया गया कि इसराइल के जिस अधिकारी को हमास ने अपने निशाने पर लिया, उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले से कई लोगों को बचाया था और इसीलिए वो हमास की हिट लिस्ट में शामिल थे। बीते कुछ दिनों में इसराइल की सेना का पूरा ध्यान गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाने पर रहा है। इसराइल की फौज तेजी से गाजा में घुसते हुए हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रही है, इसीलिए हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। खबर है कि इसराइल की सेना जब गाजा में हमास पर कहर ढा रही थी, तभी हमास के एक हमले में इसराइल की सेना के उस बड़े अधिकारी की जान चली गई।
इसराइल की सेना ने जब से गाजा में जमीनी लड़ाई शुरू की है तभी से उसे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइल की फौज के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन के दौरान वो अपने 17 सैनिकों को गंवा चुका है। उधर इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास ने एक वीडियो जारी कर इसराइल को बड़ी चुनौती दी, जिसमें हमास के लड़ाकों ने यह चेतावनी दी कि उनकी सुरंगों से निपटना इसराइल के सैनिकों को भारी पड़ सकता है। गाजा में इसराइल के सैनिकों ने जमीनी लड़ाई तेज कर दी ताकि हमास के लड़ाकों का सफाया हो जाए, और इसी लड़ाई के बीच हमास ने इसराइल को चेतावनी देते हुए वो वीडियो जारी किया। सामने आए उस वीडियो में इसराइल की सेना पर हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर हमले करते दिखाई दिए। वीडियो में सुरंगों से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एक मिसाइल लेकर हमास का एक लड़ाका निकलता दिखाई दिया और दावा किया गया कि सुरंग से निकलकर उस लड़ाके ने सामने खड़े इसराइल के एक टैंक पर निशाना साधा और पल भर में उसे ध्वस्त कर दिया। इस तरह की एक और तस्वीर में जंगल में बनी एक सुरंग के अंदर से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इसराइल के एक दूसरे टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच सुरंग से हमले का ये वीडियो जारी कर हमास ने इसराइल को बड़ी धमकी दे डाली और दावा किया गया कि गाजा में ये सुरंगें हमास के लिए वरदान है, क्योंकि कई किलोमीटर तक बनी इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने पनाह ली। दावा यह किया गया कि इसराइल की सेना पर हमले करके हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छिप रहे हैं। और बताया गया कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसराइल की सेना के मुताबिक इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने अपने रॉकेट और गोला बारूद का जखीरा छिपा कर रखा है। इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए खाने पीने की चीजों से लेकर उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद है। यही नहीं, इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल सुरक्षा कवच की तरह करते हैं। इसीलिए इसराइल से जमीनी जंग में हमास के लिए उनकी ये सुरंगें वरदान साबित हो सकती हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर इसराइल की सेना पर हमले करने के बाद फिर से इन्हीं सुरंगों में छिप जाते हैं। और दावा यह किया गया कि गाजा में हमास के सुरंगों का इतना लंबा नेटवर्क है कि उसे खोज पाना इसराइल की सेना के लिए मुश्किलों से भरा है। इसलिए इसराइल की सेना गाजा में छोटे छोटे जमीनी हमले कर रही है ताकि उनके जवानों को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमास की सुरंगों की वजह से इसराइल की सेना को जमीनी हमले में परेशानी हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जो इसराइल के लिए किसी खतरे से कम नहीं। दावे के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें 500 किलोमीटर से ज्यादा हैं, जिनमें कुछ के दरवाजे दक्षिण में मिस्र की सीमा के पास खुलते हैं तो कुछ के दरवाजे उत्तर और पूर्व में इसराइल की सीमा के करीब खुलते हैं। और इन सुरंगों को हमास ने 2021 में बनाने का दावा किया था। दावा किया गया कि गाजा में सुरंगों का जाल इस तरह से फैला है कि उनके जरिए हमास अपने घातक हथियारों को गाजा के किसी भी कोने में ले जा सकता है। और तो और दावा यह भी है कि 7 अक्टूबर को इसराइल से बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में छिपा रखा है। तभी इसराइल की सेना अपने बंधुकों को हमास की कैद से छुड़ा पाने में अब तक नाकाम रही, जबकि इसराइल के सैनिक हमास के कब्जे से उन बंधुकों को छुड़ाने के लिए जी जान से जुटे हैं। इसराइल की सेना कोशिश में है कि उन्हें बंधुकों का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अभी तक इसराइल के सैनिकों के हाथ खाली हैं। वो बंधुकों को ढूंढ नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में हमास की सुरंगों का मकड़ जाल है, जिनमें फंसने के बाद उनसे निकल पाना आसान नहीं है। और दावा यह भी किया गया कि हमास के लड़ाके सुरंग के अंदर ही बार बार बंधकों की लोकेशन बदल रहे हैं, ताकि उन तक इसराइल के सैनिक या उसकी खुफिया एजेंसी के लोग न पहुंच पाएं। यही वजह रही कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इसराइल से बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों तक इसराइल की सेना नहीं पहुंच पाई है। और गाजा में सिर्फ बंधकों को ही परेशानी नहीं, बल्कि हमास की सुरंगें भी इसराइल के जमीनी हमले के लिए मुश्किल बनकर खड़ी हैं। जबकि इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर वार करने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की सेना को गाजा में घुसकर जमीनी हमले करने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि इसराइल की फौज को यह डर था कि जैसे ही वो गाजा में जमीनी हमले के लिए घुसेगी, हमास के लड़ाके अपनी सुरंगों से निकलकर उस पर हमले कर सकते हैं। दावा ये किया गया कि गाजा में हमास के लड़ाकों के सुरंग वाले प्लान से निपटने के लिए इसराइल के सैनिकों ने पूरा समय लिया और सुरंगों को तबाह करने की पूरी प्लानिंग बनाई और फिर गाजा में छोटे छोटे जमीनी हमले शुरू किए और अपने कई टैंकों को मैदान में उतार दिया, ताकि गाजा में हमास के लड़ाकों की कब्र खोदी जा सके। इसराइल के मुताबिक उसके सैनिकों ने गाजा में घुसकर हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया और उसके कई लड़ाकों को भी मार गिराया। यही नहीं, गाजा में जमीनी हमले के दौरान इसराइल के सैनिक हमास की सुरंगों की तबाही का भी प्लान बना चुके हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक गाजा की जिन सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हैं, वहां इसराइल की सेना स्पंज बम से हमला करेगी। और स्पंज बम का यह हमला सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों के लिए काल बन जाएगा,
क्योंकि इस बम के इस्तेमाल से इजराइल गाजा में मौजूद सुरंगों में जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देगा, जिससे उन सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके वहीं फंस जाएंगे और उनका सुरंगों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और वो लड़ाके उन्हीं सुरंगों में एक तरह से कैद हो जाएंगे। असल में स्पंज बम एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल किसी सुरंग या किसी संकरे रास्ते को बंद करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि स्पंज बम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तेजी से फैलते हुए झाग बनाता है और केमिकल से बना झाग कुछ देर बाद ही किसी पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसे तोड़ पाना हमास के लड़ाकों के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए इजराइल हमास के खिलाफ अपने सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जिसे स्पंज बम कहा जा रहा है। और सुरंगों पर हमले की प्लानिंग के साथ इजराइल ने हमास के एक नेता का वीडियो जारी कर उसकी पोल खोल दी। उस वीडियो में हमास के उस नेता ने यह दावा किया कि गाजा में मौजूद सभी सुरंगें उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए, न कि गाजा के नागरिकों के लिए। जबकि हमास गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने का दावा करता रहा है। सामने आए उस वीडियो में हमास के नेता ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गाजा में मौजूद सुरंगें उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हैं। هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق। इसके साथ ही हमास के उस नेता ने गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र को उठाने को कहा। واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم। इजराइल ने इस वीडियो के जरिए दावा किया कि हमास फिलिस्तीनियों का हमदर्द नहीं है। बड़ी खबर आई इजराइल पर हुए भीषण हमलों से जुड़ी। हमास ने इजराइल को 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़े हमले की चेतावनी दे दी। हमास के कमांडर गाजी अहमद ने दावा किया कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमले को दोहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमास के मुताबिक उसने हथियारों का इतना बड़ा जखीरा जुटा लिया है जिसके दम पर वो 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार इजराइल को उसी तरह दहला सकता है। मतलब इजराइल पर 7 अक्टूबर से जारी कहर जल्द नहीं थमने वाला, बल्कि हमास का दावा है कि इजराइल पर हमला 4 गुना और बढ़ जाएगा। जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि हमास की तरफ से किए जा रहे हमलों की वजह से इजराइल में कई और लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि हमास ने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि 7 अक्टूबर को हुए जिस हमले को इजराइल अपने खिलाफ सबसे बड़ा हमला मान रहा है, वैसे कई और हमले होने अभी बाकी हैं। क्योंकि हमास का मानना है कि उसने 7 अक्टूबर को जो भी किया कुछ भी गलत नहीं किया और अब तो उसने डंके की चोट पर यह कह दिया कि ये लड़ाई थमने के बजाय और भीषण होगी। हमास ने सीधे सीधे शब्दों में ये चेतावनी दे दी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल की जमीन थर्राई थी, उसी तरह से अभी एक के बाद एक कई और हमले होंगे। हमास के अधिकारी गाजी अहमद के मुताबिक हमास ने अपनी सुरंगों में इतना बारूद इकट्ठा कर लिया है कि वो चाहे तो 7 अक्टूबर जैसे 4 और हमले इजराइल पर कर सकता है। लेकिन हमास इन हमलों की वजह से हुई मौतों के लिए इजराइल को दोषी बताने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास शुरुआत से ही इजराइल पर किए अपने हमले को अपने हक की लड़ाई बताता रहा है और वो ये मानता है कि 7 अक्टूबर को जो भी हुआ वो फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल के ढाए कहर का पलटवार था। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने सालों तक फिलिस्तीन और खासतौर पर गाजा के लोगों पर जुल्म किए, जिसका बदला लेने के लिए ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला बोला। क्योंकि हमास ये मानता है कि वो गाजा में रहने वाले लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, जिसे वो किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना चाहता है। हमास के अधिकारी गाजी अहमद ने आरोप लगाया कि इस जंग के दौरान जितना भी खून बहा उसकी जिम्मेदारी हमास नहीं बल्कि इजराइल की है। मतलब वहां मचे नरसंहार का दोषी कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है, जिन्होंने दशकों तक गाजा को अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश की। और हमास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू के इसी रवैये ने गाजा के लोगों के अंदर गुस्से का बारूद भरने का काम किया, जो 7 अक्टूबर को फट पड़ा। यह हमला इतना भयंकर था कि इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमास का दावा है कि एक रात में उसके करीब 3000 लड़ाके अपने पूरे दमखम के साथ इजराइल पर टूट पड़े थे। इस हमले के 25 दिन बाद हमास के कमांडर गाजी अहमद ने उस रात की प्लानिंग से पर्दा उठाया। जानकारी के मुताबिक हमास ने इजराइल को घुटनों पर लाने के लिए 3000 से ज्यादा लड़ाके तैनात किए थे, जिन्होंने इजराइल में उनका रास्ता रोकने वाले करीब 1500 लोगों को जान से मारने के साथ ही 500 लोगों को बंधक बना लिया था। और इजराइल की सेना के मुताबिक 25 दिन बीत जाने के बाद हमास इन बंधकों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जबकि हमास का आरोप है कि ये सब इजराइल की गलती की वजह से हुआ, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हमास के कमांडर गाजी अहमद ने तो ये तक कह दिया कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। और हमास की इस नई धमकी ने अमेरिका का भी पारा चढ़ा दिया। अमेरिका ने हमास की तरफ से दी गई धमकी की आलोचना करते हुए उसे जंग की आग में घी डालने वाला बताया और यह आशंका जताई कि अगर हमास ने इस तरह के भड़काऊ बयान देने जारी रखे तो ये जंग कभी खत्म नहीं हो पाएगी,
क्योंकि अमेरिका कतर और मिस्र के साथ मिलकर वहां शांति बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो वहां फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए रफा बॉर्डर भी खुलवा चुका है। और ऐसे में अगर हमास ने इजरायल को उकसाने की और कोशिश की तो जंग में कई बेगुनाहों का खून बहना तय है। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देश इसी बात से डरे हुए हैं। हालांकि इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस मामले में इजरायल की तारीफ भी की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के कमांडर गाजी हमद ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि उनका मकसद इजरायल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने का था। हालांकि अमेरिका का मानना है कि इजरायल ने इसके बाद भी समझदारी दिखाई, वरना गाजा में और भी ज्यादा लोगों की मौत होती। और इजरायल का आरोप है कि हमास ने 7 अक्टूबर को ही इजरायल में खून की नदियां बहाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इजरायल के मुताबिक हमास का प्लान इजरायल में भीषण कत्लेआम मचाने का था। और इजरायल के इन आरोपों की पुष्टि खुद हमास के एक लड़ाके ने की। इजरायल के मुताबिक उसने हमास के जिस लड़ाके को अपनी कैद में लिया, उसने हमास के 7 अक्टूबर वाले प्लान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को इजरायल में बगैर कुछ सोचे समझे लाशें बिछाने का ऑर्डर दे दिया गया था। हमास के उस लड़ाके ने बताया कि उसे एक ऐसे घर में अंधाधुंध गोलियां बरसाने के लिए कहा गया जहां बहुत से बच्चों को रखा गया था, और फिर वो तभी रुके जब वहां मौजूद सभी बच्चों की मौत हो गई। इजरायल की जेल में मौजूद हमास के उस लड़ाके ने इस हमले में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने पर अफसोस भी जताया। इस दौरान उसने हमास को ISIS से भी ज्यादा खतरनाक बताया, क्योंकि हमास ने इजरायल में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने उसके कई शहरों में घुसकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया और हजारों बेगुनाहों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं हमलों से जुड़े कुछ वीडियो इजरायल की संसद में भी दिखाए गए, जिसके बाद वहां मौजूद कई सांसदों की आंखों में आंसू आ गए। उनमें कुछ वीडियो तो इतने दर्दनाक थे कि संसद में बैठे कुछ सांसद उठकर बाहर चले गए। वीडियो में दिखा कि इजरायल की संसद में बैठे कई सांसद इस कदर भावुक हो गए कि उन्हें संभालने के लिए उनके साथियों को भी बाहर आना पड़ा। वहां से आए वीडियो में एक सांसद दीवार पर सिर रखकर बुरी तरह बिलखते दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ एक सांसद इजरायल में हुए कत्लेआम के वीडियो देखने के बाद एकदम टूट सी गई, जिसके बाद उन्हें पानी पिलाकर एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है? ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा, क्योंकि इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजरायल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया, क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला दुनिया के सामने आएगा और इजरायल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। द टाइम्स ऑफ इजरायल ने जानकारी दी कि हसन नसरल्ला दोपहर में टेलीविजन पर अपना बयान देगा। वैसे इजरायल के मीडिया ने बताया कि जिस कार्यक्रम में नसरल्ला बोलेगा वो यरूशलेम में मारे गए मुस्लिम समुदाय के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ बोलने वाला है।
और उसके बयान की एक एक लाइन पर इजराइल की नजरें रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमास से जंग के दौरान ही उत्तरी इजराइल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। इसके बाद उत्तरी इजराइल में भी जंग का माहौल बनने लगा, क्योंकि वहां भी गोलीबारी शुरू हो गई। और इन सब के बीच वो शुक्रवार यानी जुमे का दिन आ गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ दिन पहले भी ये जानकारी दी थी। और ऐसे समय में हसन नसरल्लाह के भाषण के बारे में बताया था जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारा था, जिसके बाद लगा कि इजराइल की दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू होने वाली है। और द टाइम्स ऑफ इजराइल ने उसी दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाषण से जुड़ी जानकारी दे दी थी और बता दिया था कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिजबुल्लाह चीफ कुछ बड़ा और खतरनाक ऐलान कर सकता है, जिससे हमास से जंग लड़ रहे इजराइल की सांसें थम सकती हैं। यही नहीं, नसरल्लाह के भाषण का लेबनान के लोग भी सांस रोके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे तय हो जाएगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू होगी या नहीं, और अगर शुरू होगी तो उसका वक्त क्या होगा। मतलब यह कि इस बार का शुक्रवार इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, क्योंकि इसी दिन इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है और ईरान लगातार इजराइल को गाजा में जंग रोकने के लिए युद्ध के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहा है। और इसी बीच अमेरिका और सऊदी अरब पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने वाला हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा। यानी ईरान के इशारे पर काम करने वाले हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड पश्चिम एशिया में कुछ नया गेम खेल सकता है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने साल 2020 में एक इंटरव्यू में अमेरिका और सऊदी अरब पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें उसने यमन में चल रही हूथी लड़ाकों की लड़ाई का भी जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह ने यह तक कह दिया था कि इस काम में अमेरिका और सऊदी अरब इजराइल का इस्तेमाल करने वाले थे और आरोप लगाया था कि अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर इजराइल हसन नसरुल्लाह की हत्या करने वाला था, जिसका मतलब ये कि हसन नसरुल्लाह सालों से इजराइल से दुश्मनी निकालने के चक्कर में है। और हमास के इजराइल पर हमले ने तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के हाथ में मौका भी दे दिया। हालांकि सारी तस्वीर उसके भाषण के बाद साफ होगी और तभी पता चलेगा कि आखिरकार पश्चिम एशिया में हिजबुल्लाह चीफ कौन सी खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उत्तरी इजराइल में गोलीबारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और इसी बीच शुक्रवार का दिन भी करीब आ गया, क्योंकि इजराइल के मीडिया का दावा है कि लेबनान के लोग इस दिन का सांसें रोककर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्हें पता चला है कि हिजबुल्लाह चीफ जंग के दौरान पहली बार भाषण देगा, वो इसके इंतजार में है, क्योंकि इससे इजराइल और लेबनान के आगे के भविष्य का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के समर्थकों का मानना है कि उसके भाषण के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग शुरू हो सकती है, यानी हमास से जूझ रहे इजराइल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती है। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा और इस खबर ने इजराइल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरुल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी, या यूं कहें कि तैयारी हो चुकी है। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर बम फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निकालने का इससे बड़ा मौका उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पहले भी अमेरिका से खुलकर दुश्मनी जता चुका है और इस बार तो मौका खुद चलकर उसके पास आया है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ही था जिसने 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अपने लड़ाकों को अमेरिकी सेना पर हमले का आदेश दे दिया था। और अब तो पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों पर अमेरिका की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि गाजा पर हमले के बाद उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि हमास के अंत के नाम पर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए कि हजारों मासूम लोगों की जान चली गई, जिससे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका पर भड़क गए। दुनिया दो टुकड़ों में बंटती दिखी, क्योंकि ईरान ने मुस्लिम देशों के गुस्से की आग में घी डाल दिया। रही से कसर उसने हमास और हिजबुल्लाह के जरिए पूरी कर दी। 7 अक्टूबर के बाद तो कोई भी शुक्रवार ऐसा नहीं बीता जब हमास ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील न की हो, जिसके हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल ने खुद अपील की थी और मुस्लिम समुदाय से कहा था कि अरब की सड़कों और उन शहरों के चौराहों पर उन्हें कब्जा कर लेना चाहिए जहां मुस्लिम आबादी रहती है।
यही नहीं, हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल ने शुक्रवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास भी प्रदर्शन बुलाया था। यानी हर शुक्रवार को हमास इजराइल को चेतावनी देता है, क्योंकि हमास का कहना है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले नहीं रुकेंगे, क्योंकि इजराइल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है और इसीलिए उस शुक्रवार को इजराइल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है। और अब तो हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हिजबुल्ला को रूस से मिलने वाली मदद पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है, ताकि वो जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ उस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। हिजबुल्ला लगातार इजराइल को जंग की धमकी दे रहा है। पिछले करीब 2 हफ्ते से इजराइल की लेबनान सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन अगर हिजबुल्ला को एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया तो वो इजराइल की मिसाइलों को नाकाम करने में कामयाब हो सकता है। यानी अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की खबर सही है तो हिजबुल्ला एक बड़ी और लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। जावेद हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या पता चल रहा है ये एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर? जी किशोर, ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, इस लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है जो कि हिजबुल्ला है वो पहले से ही किसी भी देश की मिलिट्री ताकत से कम नहीं। और अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर पब्लिश की है, जिसमें वैगनर ग्रुप S-22 एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला को दे सकता है, तो इससे और हिजबुल्ला की ताकत बढ़ जाएगी। देखिए हिजबुल्ला लगातार जो मोर्चा है इजराइल का अपनी तरफ से बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और अब कल हसन नसरुल्ला की स्पीच के बाद चीज़ें और बदल सकती हैं। तो ऐसे में इजराइल के लिए जो लेबनान का मोर्चा है वो और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जी जावेद, और उधर बड़ी खबर आई हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई। जंग में इजराइल के साथ खड़े अमेरिका ने अचानक एक छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया। बाइडेन ने तर्क दिया कि गाजा में फंसे लोगों को बचाने के लिए छोटे युद्ध विराम की जरूरत है, जबकि इससे बाइडेन ने खुद कहा था इससे पहले कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक हमास सारे बंधकों को रिहा नहीं कर देता। यही नहीं, 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमास के अंत से पहले जंग नहीं रुकेगी। लेकिन अचानक बाइडेन ने युद्ध विराम का सुझाव देकर चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका ने 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल का साथ दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहा और अपने सैनिक और जंगी जहाज इजराइल की मदद के लिए भेज दिए थे। लेकिन जंग के 27वें दिन बाइडेन से जंग को कुछ समय के लिए रोकने की बाइडेन ने सलाह दी, जिससे हमास के अंत के लिए गाजा में तबाही मचा रहे इजराइल को झटका लग सकता है। क्योंकि बाइडेन के सुर अचानक बदले नजर आए, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने बयान दिया कि उन्हें लगता है कि जंग में एक विराम की जरूरत है, जिससे उनका मतलब गाजा में फंसे लोगों को वहां से निकलने का समय देना है। इससे पहले गाजा के आम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने पर भी अमेरिका नर्म रुख दिखा चुका है और इस बारे में बाइडेन ने 2 दिन पहले ही नेतन्याहू से बात भी की थी और अब वो जंग को कुछ वक्त के लिए रोकने की सलाह दे रहा है, जिसके बारे में बाइडेन ने 1-2 नहीं बल्कि 200 लोगों के कार्यक्रम में खुलकर बात की। और ऐसे समय में छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया जब कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उनके सामने युद्ध विराम के नारे लगाए, जिसके बाद बाइडेन ने बयान दिया कि वो पश्चिम एशिया की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में वहां रहने वाले मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लिए कठिन है। जो माना जा रहा है कि बाइडेन के सुर इसलिए बदले क्योंकि अमेरिका में कई संगठन और नेता गाजा में इजराइल की बमबारी से नाराज हैं और इसे ही बाइडेन के सीज फायर पर बदले सुर की वजह माना गया, क्योंकि खबर है कि अमेरिका के कुछ मुस्लिम नेताओं और अरब अमेरिकन ग्रुप के सदस्य बाइडेन से नाराज हैं और उन्होंने मांग की कि बाइडेन गाजा में सीज फायर के लिए तुरंत कदम उठाएं। उन्होंने शर्त रखी कि अगर बाइडेन ने उनकी बात नहीं मानी तो 2024 के चुनाव के लिए उनको मिलने वाली फंडिंग बंद कर दी जाएगी। साथ ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। और कहा जा रहा है कि इसी बात ने बाइडेन को परेशान कर दिया, जिसके बाद वो गाजा में युद्ध विराम की बात करने लगे। जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने युद्ध विराम के बंधकों की रिहाई की शर्त रखी थी। अमेरिका पहले दिन से गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों का साथ दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो पसोपेश में नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उसका पुराना दोस्त इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम देश है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी बढ़ सकी, क्योंकि इजराइल किसी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहता।
क्योंकि वो हमास की जड़ से खत्म करना चाहता है। और 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने खुलकर गाजा में सीज फायर से इनकार कर दिया था। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. जबकि संयुक्त राष्ट्र समेत पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बना रहे हैं और इस चक्कर में अमेरिका भी पिस गया, क्योंकि हमास से जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। उसने कदम कदम पर अपने इस दोस्त का साथ दिया, उस तक हथियार पहुंचाए, लेकिन जंग के बीच पश्चिम एशिया में समीकरण बदलने लगे और अमेरिका के कट्टर दुश्मनों चीन, ईरान और रूस का इस जंग में दखल बढ़ गया। वो खुलकर गाजा में जंग रोकने की मांग करने लगे और इजराइल और अमेरिका उनके निशाने पर आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम एशिया में खेमेबंदी शुरू हो गई और लगने लगा कि अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। और बात तो तब बढ़ गई जब इस मुद्दे पर बाइडेन का अमेरिका में ही विरोध होने लगा, जिसके बाद बाइडेन ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री भी सक्रिय हो गए, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बार फिर पश्चिम एशिया का दौरा करने की तैयारी कर ली और हमास से जंग शुरू होने के बाद तीसरी बार इजराइल जाने का फैसला किया। यही नहीं, ब्लिंकन इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन भी जाने वाले हैं, वो भी ऐसे समय में जब जॉर्डन ने इजराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया और इजराइल से बोल दिया कि जंग रुकने के बाद ही दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। और ये सारी उठापटक ऐसे समय में होगी जब गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप कहे जाने वाले जबालिया कैंप पर मिसाइलों की बारिश हुई और लगातार 2 दिन में 2 बड़े हमलों ने वहां शवों का ढेर लगा दिया, जिससे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और वैसा ही माहौल बन गया जैसा 18 अक्टूबर को गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद हुआ था, क्योंकि उस हमले के बाद अगले ही दिन बाइडेन इजराइल के दौरे पर गए थे, जहां से उन्हें जॉर्डन भी जाना था, लेकिन उन्हें जॉर्डन का दौरा रद्द करना पड़ गया था, क्योंकि अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने से भड़के जॉर्डन ने बाइडेन को वहां आने से रोक दिया था और बाइडेन को इजराइल से ही अमेरिका लौटना पड़ा था, जिसके बाद अमेरिका और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की दूरी बढ़ती गई, क्योंकि इजराइल के सीज फायर न करने के फैसले में अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। उल्टा उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद गाजा पर ट्रिपल अटैक होने लगा। मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई और मुस्लिम देश भड़कने लगे। माना जा रहा है कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए ही बाइडेन और ब्लिंकन की जोड़ी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई और ब्लिंकन धड़ाधड़ इजराइल और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाने लगे, क्योंकि चीन और रूस इसका फायदा उठा रहे हैं और ईरान तो खुलकर अमेरिका से झगड़ा मोल ले रहा है, जिसने 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे बाइडेन की परेशानी बढ़ा दी। क्योंकि अमेरिका में अरब मुसलमानों के एक संगठन के कराए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसलमान बाइडेन से बहुत ज्यादा नाराज हैं, जबकि पिछले चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे। लेकिन अरब मुसलमानों के एक संगठन के एक सर्वे से पता चला कि अमेरिकी अरब मुसलमानों का मन बाइडेन से उठ चुका है। वो बाइडेन के इजराइल का बढ़ चढ़कर समर्थन करने से नाराज हैं और उनका कहना है कि अगर बाइडेन ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुकवाए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट बाइडेन को नहीं मिलेगा। और सर्वे में उनका वही गुस्सा देखने को मिला। 2020 में हुए चुनाव में अमेरिका में 11 लाख मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाले थे और सर्वे में बताया गया कि 2020 में 59% अरब मुसलमान बाइडेन के साथ थे, लेकिन 2023 में 17% अरब मुसलमान ही उनके समर्थन में दिख रहे हैं, जिससे बाइडेन का तनाव बढ़ सकता है। और वो पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों को मनाने की कोशिश करते नजर आए और उनका गाजा में युद्ध विराम से जुड़ा बयान भी उसी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि इजराइल के चक्कर में बाइडेन की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और पश्चिम एशिया में अमेरिका की सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेबनान से एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट अटैक हुआ है। यह हमला बहुत बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उत्तरी इजराइल के एक शहर में भयानक आग लग गई है। वहां कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं और दमकल कर्मियों से आग बुझाए नहीं बुझ रही। लेकिन यह हमला हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि हमास ने किया है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और लेते हुए दावा किया है कि लेबनान में मौजूद उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल पर 12 रॉकेट दागे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये हमास ने कहा है कि उसने लेबनान से हमला किया है। जी किशोर, किर्यात शमोना उत्तर दिशा का शहर है इजराइल का और वो लेबनान बॉर्डर से लगता है 24,000 की आबादी वाला शहर है और मिसाइल गिरे हुए भी दिखे। आगजनी की घटना जहां कार लगी हुई है वहां ये मिसाइल गिरा है और हमास के अल कसम ब्रिगेड की तरफ से दावा किया गया है कि लेबनान की तरफ से 12 मिसाइल किर्यात शमोना और उसके आसपास के इलाके में मारे गए हैं। तो ये बड़ी चुनौती इजराइल के लिए है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से भी लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन किर्यात शमोना जिसे खाली कराया जा चुका है, इक्का दुक्का लोग अभी बचे हुए हैं। आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी है, लेकिन किर्यात शमोना एक ऐसा शहर है जो सबसे नज़दीक और सबसे टारगेटेड
शहर के तौर पे हिजबुल्ला और हमास के लेबनान बॉर्डर की तरफ से है। जी नीरज, और इस बीच अमेरिका की न्यूज कंपनी पॉलिटिको ने खबर छापी कि जो अमेरिका जंग में इजरायल के पीएम के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है, वो खुद मान रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री के दिन लदने वाले हैं। दावा किया गया कि यह चेतावनी खुद बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेनिमिन नेतन्याहू को पिछले महीने ही दे दी थी। जब बाइडेन इजरायल का समर्थन करने के लिए खुद इजरायल पहुंचे थे, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू के गले लगकर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया था। लेकिन अब खबर आई कि अपने उस दौरे के वक्त बाइडेन नेतन्याहू को उनकी कुर्सी जाने की चेतावनी देकर गए थे। उन्होंने नेतन्याहू से साफ कह दिया था कि जंग की वजह से उनका इजरायल का प्रधानमंत्री बने रह पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जो सबक सीखे हैं उनकी लिस्ट बना लें ताकि उन्हें अगले प्रधानमंत्री को दे सकें। पॉलिटिको ने कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका का अंदाजा है कि नेतन्याहू की सत्ता के अब बस चंद महीने ही बचे हैं, इसलिए अमेरिका ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। उसके अधिकारी इजरायल के विपक्ष के नेताओं बेनी गैंट्स और याइर लपिड से बातचीत करने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका को एक डर यह भी है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू गाजा की जंग को और भड़का सकते हैं। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू पर स्टडी करने वाले एक मनोवैज्ञानिक ने भी माना कि यह मुमकिन है, क्योंकि नेतन्याहू इजरायल से ऊपर अपने निजी हित रखते हैं और अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए पिछले महीने हमास के हमले के तुरंत बाद उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था, ताकि इजरायल के आक्रामक तेवर दिखाकर पूरी दुनिया का ध्यान इजरायल की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी से हटाया जा सके। हुआ भी वही, हर जगह इजरायल के एक्शन के चर्चे होने लगे और उसकी नाकामी की खबर को उतनी तवज्जो नहीं मिली। नेतन्याहू ने हमास को मिटाने के लिए गाजा के ऊपर इतने बम गिरवाए कि इजरायल के साथ अमेरिका तक पर उंगली उठने लगी, क्योंकि गाजा में आम लोगों की लाशें बिछने लगी। इस वजह से बाइडेन को नेतन्याहू को आगाह तक करना पड़ा कि इजरायल गुस्से में ऐसा कुछ न करे कि बाद में उसे दुनिया से मुंह ही छिपाना पड़ जाए। बड़ी खबर है हमास के खिलाफ इजरायल के सबसे खतरनाक प्लान पर। खबर है कि इजरायल की तैयारी हमास के सुरंगों के नेटवर्क को ढेर करने की है। इसके लिए हमास के खिलाफ इजरायल की फौज ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। खबर है कि इजरायल की फौज जल्द ही सेंट्रल गाजा के एक बड़े अस्पताल को खाली कराने वाली है, जिसके बाद अस्पताल के नीचे बने हमास के पाताल लोक तक पहुंचने का रास्ता इजरायल की फौज के लिए साफ हो जाएगा। इजरायल की फौज के निशाने पर सेंट्रल गाजा का शिफा अस्पताल बताया जा रहा है और उसके नीचे छिपे हमास के लड़ाकों तक पहुंचने के लिए इजरायल की फौज एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। हमास के लड़ाकों के अंत के लिए इजरायल गाजा के कई अस्पतालों पर बम बरसा चुका है। इजरायल की सेना हमास के अंत के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने के आरोप तक झेल रही है। गाजा पट्टी में आम लोगों की हो रही मौत की घटनाओं के कारण इजरायल अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी झेल रहा है। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र भी इजरायल से गाजा पट्टी में बमबारी बंद करने की अपील कर चुका है। लेकिन हमास का अंत करने की कसम खा चुकी नेतन्याहू की सेना गाजा में बमबारी रोकने को तैयार नहीं है और इस बार इजरायल की फौज ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे आम लोगों को निशाना बनाए बिना वो हमास की कमर तोड़ सकती है। क्योंकि खबर है कि इजरायल की फौज अब बड़े बड़े जहाजों को फ्लोटिंग अस्पतालों में बदलने की योजना पर काम कर रही है, यानी पानी के ऊपर तैरते हुए अस्पताल बनाने की योजना है। और प्लान यह है कि गाजा के अस्पतालों को खाली करवाया जा सके। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की खबर के मुताबिक इस प्लान में इजरायल के साथ कुछ अरब देश और यूरोप के कुछ देश भी शामिल हैं। योजना के मुताबिक समुद्र में गाजा पट्टी के तट पर कई जहाज तैनात किए जाएंगे जिन्हें अस्पतालों में बदला जाएगा। कोशिश की जा रही है कि इन जहाजों पर अस्पतालों में मौजूद सभी सुविधाओं का इंतजाम किया जाए। मतलब यह कि पानी के ऊपर तैरते हुए बड़े अस्पताल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि गाजा में चल रहे अस्पतालों के मरीजों को शिफ्ट किया जा सके। इजरायल की सेना आरोप लगाती रही है कि अस्पताल में मौजूद मरीजों को हमास के लड़ाके ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बार इजरायल की फौज ने मरीजों को अस्पतालों से शिफ्ट कर दिया तो उसके लिए हमास के लड़ाकों पर हमले करना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि ये तैयारी गाजा के सभी अस्पतालों में मौजूद मरीजों को शिफ्ट करने के लिए है और इसीलिए इस प्लान में इजरायल का साथ अरब देश भी दे रहे हैं, क्योंकि अरब देशों को भी गाजा में इजरायल की बमबारी में आम लोगों की मौत की खबरें परेशान कर रही हैं। अगर अस्पतालों में भर्ती मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकेगी, यानी इजरायल और हमास के बीच आम लोगों को पिसने से बचाया जा सकेगा। अब तक इजरायल की फौज गाजा पट्टी के कई अस्पतालों पर बमबारी कर चुकी है। कुछ स्कूल, कुछ रिहायशी इमारतें और कई शरणार्थी कैंप भी इजरायल की बमबारी की चपेट में आ चुके हैं। इजरायल की बमबारी में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश भी इजरायल पर बेगुनाहों की मौत के मुद्दे पर ही भड़के हुए हैं। इसीलिए इजरायल को फ्लोटिंग अस्पताल बनाने के प्लान में अरब देशों का भी सहयोग मिलने की खबर है। हालांकि कौन कौन से देश इजरायल के इस प्लान में उसके साथ हैं ये साफ नहीं है,
लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लान अगले कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद इजरायल के लिए गाजा पट्टी के कई अस्पतालों पर भीषण बमबारी का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि गाजा के अल शिफा अस्पताल समेत कई अस्पतालों को इजरायल की फौज हमास के लड़ाकों का अड्डा मानती है। और खास तौर पर अल शिफा अस्पताल को तो हमास का कमांड सेंटर तक बताया जा चुका है। अल शिफा अस्पताल का तो बाकायदा एनिमेशन वीडियो तक जारी किया जा चुका है। इजरायल की फौज का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे हमास के लड़ाकों ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हुए हैं, ऐसे ठिकाने जो सीधा हमास की सुरंगों के नेटवर्क से जुड़े हैं। अस्पताल के ठीक नीचे बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी का दावा किया जाता है, जो वहां हमास के कमांड सेंटर की सुरक्षा में तैनात है। मतलब यह कि अल शिफा अस्पताल के ऊपर हजारों मरीज हैं, तो नीचे हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क की गर्दन। इजरायल की कोशिश है कि हमास की इस गर्दन को दबोच लिया जाए, ताकि अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क की पहेली को सुलझाया जा सके, क्योंकि इजरायल का मानना है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे बने कमांड सेंटर के जरिए पूरे गाजा की सुरंगों का पता लगाया जा सकता है, जिसके बाद गाजा पट्टी में इजरायल की फौज के लिए बड़े पैमाने पर जमीनी लड़ाई शुरू करना भी आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर एक बार अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर मिल गया तो इजरायल की फौज दुनिया के सामने अपने दावों को सही साबित कर देगी। इजरायल ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा कि हमास वहां के स्कूलों और अस्पतालों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर अल शिफा अस्पताल के नीचे मौजूद कमांड सेंटर के दावे सही निकले तो इजरायल की फौज के लिए ये एक बड़ी जीत भी होगी। माना जा रहा है कि फ्लोटिंग अस्पतालों का प्लान पूरा होते ही गाजा के अस्पतालों पर बड़े हमले होंगे। ये हमले ऐसे होंगे जो सिर्फ इमारतों को ढेरी नहीं करेंगे, बल्कि उनके नीचे मौजूद सुरंगों को भी तहस नहस कर देंगे। जमीन के नीचे मौजूद हमास का सुरंगों का नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया जाता है। इसी नेटवर्क के जरिए वो इजरायल की फौज को धूल चटाने का दम भर रहा है, और इसी नेटवर्क की वजह से इजरायल की फौज अब तक हमास की कैद में मौजूद बंधकों का पता नहीं लगा पाई। इस बीच खबर है कि 9/11 हमलों के बाद हमास समेत पश्चिम एशिया के चरमपंथी संगठनों से अमेरिका को नजर हटाना भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2001 में अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी हमास समेत कई संगठनों पर नजर बनाए हुए थी। लेकिन जैसे ही 9/11 आतंकी हमला हुआ, अमेरिका का पूरा फोकस खुखार आतंकी संगठन अल कायदा पर चला गया था। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हमास के हमले की तैयारियों का पता नहीं लगा सकी, और हमास ने ऐसा हमला कर दिया जो इजरायल ने पिछले 50 साल में नहीं देखा था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया था। इसके साथ ही हमास ने इजरायल के अंदर घुसकर कई लोगों की हत्या कर दी थी। हमास के उस हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अमेरिका पर सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमलों के बाद उसका पूरा फोकस खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा को खत्म करने पर था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल कायदा ही वो संगठन था जिसने अमेरिका पर उस समय सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था और अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, जिसकी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अल कायदा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और अल कायदा की वजह से अमेरिका की नजर हमास और हिजबुल्लाह समेत पश्चिम एशिया के कुछ चरमपंथी संगठनों से हट गई थी, क्योंकि अमेरिका का मकसद आतंकी संगठन अल कायदा को खत्म करने का था। और इसी वजह से पश्चिम एशिया में हमास समेत कुछ चरमपंथी संगठनों को ताकतवर होने का मौका मिल गया। और हमास समेत पश्चिम एशिया के कुछ चरमपंथी संगठन इतने ताकतवर हो गए कि अमेरिका को भी आंख दिखाने लगे। हमास ने तो इजरायल पर 50 साल में सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। और हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका को इजरायल की सुरक्षा के लिए अपने 3 खतरनाक जंगी जहाज भूमध्य सागर में भेजने पड़े। यही नहीं, इजरायल को चौतरफा हमले का डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल पर उसके दुश्मन देशों लेबनान, सीरिया, यमन और जॉर्डन से हमले का खतरा मंडरा रहा है। इनमें लेबनान और सीरिया में सक्रिय हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ तो जंग भी छिड़ गई। इजरायल के दुश्मन इन सभी देशों को ईरान का साथ मिला हुआ है। मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की नाकामी की वजह से एक और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया। इधर पिछले 2 दिनों की गिरावट से उबरते हुए भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी रही और सभी सेक्टर के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। मेटल, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, पावर और बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 489 अंकों की तेजी के साथ 64,080 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 144 अंक उछलकर 19,133 के पार बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। गर्म है सच की चिता, कुछ सेक कुर्सी के लिए।
गर्म है सच की चिता, कुछ सेक कुर्सी के लिए, देख कोई सेकता है केक कुर्सी के लिए। तो बात की एक बात कही विनय ने, ये विचारों का लबादा इस भरी बरसात में फेंक सकता है, कर तो फेंक कुर्सी के लिए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा। तो बात की बात।